नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और शुरुआत जम्मू कश्मीर से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के राजौरी में सैन्य टुकड़ियों से मिले और आतंक के खिलाफ लड़ाई में उनकी भूमिका की तारीफ की। उन्होंने सुरक्षा बलों को कहा कि आतंकवाद से सख्ती से लड़ना है, लेकिन साथ ही ऐसी कोई चूक नहीं करनी कि देशवासियों को किसी तरह का नुकसान हो जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर दौरा ऐसे समय हुआ जब हाल ही में एक आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए और उसके बाद पूछताछ के लिए पकड़े गए 3 लोगों की मौत पर सवाल उठते रहे। राजौरी में राजनाथ सिंह सैन्य टुकड़ियों से मिले और उन्होंने सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बीते 7 महीनों में आतंकी हमलों में 20 सैनिक शहीद हो चुके हैं। सैन्य कर्मियों से बात करते हुए राजनाथ सिंह ने आतंक के खिलाफ लड़ाई के उनके जज्बे की तारीफ की, लेकिन जोड़ा कि उन्हें दिलों को जीतने की भी जरूरत है। देश की रक्षा के साथ साथ अपने देशवासियों का दिल जीतना, यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। इस प्रकार की चूक न होने पाए जिससे कोई भारतवासी आहत हो। जिस देश की आप सेवा कर रहे हैं उस देश के लोगों का विश्वास आप प्राप्त करें। सैन्य कर्मियों से मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह मारे गए लोगों के परिजनों से भी मिले, फिर उन घायलों से भी मुलाकात की जिनका आरोप है कि सेना द्वारा पूछताछ के दौरान उनकी यह हालत हुई। सफीर मोहम्मद, शब्बीर अहमद और शौकत हुसैन के घर वालों का आरोप है कि उनकी मौत यातना दिए जाने की वजह से हुई। इस मामले में सेना जांच कर रही है और एक ब्रिगेडियर सहित 3 अधिकारों को अटैच किया जा चुका है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। क्या एक्सपेक्टेशन हो? क्या वो उन मुर्दों को वापस लाएंगे? क्या इनमें वो ताकत है? इतना तो कर सकेंगे। हम उम्मीद करें कि आगे ऐसा जुल्म नहीं हो। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के खंडवा में अवैध गैस गोदाम में भयंकर आग लगी है। कई सिलेंडर्स में ब्लास्ट हुआ है। यहां एक दुकान में अवैध तरीके से गैस निकालकर बेचा जा रहा था। अचानक आग लग गई और ब्लास्ट होना शुरू हो गया। आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को घंटों में मशक्कत करनी पड़ी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी निशात सिद्दीकी। निशात, आग लगने की भयावह तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। तस्वीरें बेहद भयावह हैं। क्या आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए, मैं बता दूं कि लगभग 8 बजे ये आग लगी थी और अब 2 से ढाई घंटे बाद पे भी काबू पा लिया गया है। मगर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी है। यहाँ पर जो मकान था उसमें अवैध तरीके से गैस की टंकियां रखी थी। गैस के सिलेंडर जो होते हैं वो गैस के सिलेंडर वहाँ रखे थे। गैस के सिलेंडरों में बारी बारी से जो है रुक रुक करके ब्लास्ट हो रहा था। इस वजह से जो है आग पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। आखिरकार मकान को जो है जेसीबी की मदद से तोड़ा गया है और वहां से कुछ टंकियों को बाहर निकालने की कोशिश की गई है। उसके बाद जो है 2.5 घंटे की मेहनत के बाद अब आग पे काबू पाया गया है। हालांकि अभी भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे फायर की गाड़ी खड़ी हुई है और फायर कर्मी, बचाव कर्मी जो है वो लगातार अभी भी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जो आसपास के मकानों में जो आग लगी है उन पर भी जो है काबू पाया जाए। और यहाँ पे तमाम लोग जो है मदद भी करी है लोगों ने। यहाँ पे इस तरह से आग लगी थी, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, लोगों ने जान जोखिम में डाल करके यहाँ पे मदद भी करी। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग भी है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह से जो है आप लोगों ने मदद। ये 8:11 पे मेरा विस्फोट हुआ था। मैंने टीआई साहब को फोन लगाया, साहब बोले मैं मौके पे पहुंच रहा हूँ। बोले उसमें टंकी कितनी है? मदद किया? मदद हमारे मोहल्ले के सब लोगों ने पानी आग बुझाने में उनका परिवार के लोगों को बाहर निकाले। उसकी वाइफ जली है, एक बच्चे के सर के पूरा बाल जल गए, यहाँ जला है।
और उसकी कोई मदर को यहाँ जनहानि हमारे नहीं हुई है, कोई जनहानि नहीं हुई है, थोड़ा बहुत दुर्घटना हुई है, उनको कोई लगी है बस। जनहानि नहीं हुई है, मगर आप पूरी तरह से गीले नजर आ रहे हैं। क्या कुछ आपने यहाँ पे किया है देखिए, बचाव के मैं लिए? नगर निगम का नेता प्रतिपक्ष हूँ और मेरा दायित्व बनता है, अगर शहर में कोई ऐसी घटना घटती है तो हम लोगों का दायित्व बनता है उसको बुझाने का क्या प्रयास प्रयास करें। किए गए देखिए, और हमने यहाँ भरपूर पे प्रयास किस किए हैं। तरह की व्यवस्था थी, अव्यवस्था किस तरह की देखिए, देखी? अव्यवस्थाएं तो बहुत थी। अब भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर वो अग्निशामक यंत्र खराब हो गया था, तो अभी उसको ठीक करके वो ले गए। और आग लगने सिर्फ लगा था 3 गाड़ियां आई थी, और 3 गाड़ियां जब खाली हुई उसके बाद कम से कम आधा घंटा लगा गाड़ियों को आने में। और कुल मिला के शासन प्रशासन इतना बड़ा वो अवैध भंडारण है, करीब 150 टंकियां हैं। यहाँ से थाना 100 मीटर की दूरी पर नहीं है, चौकी यहाँ पर है पास में। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन की भी लापरवाही है कि इतने बड़े पैमाने पर ऐसा अवैध भंडारण नहीं होना देखिए, चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है कि यहाँ पे जिस तरह से अवैध जो गैस सिलेंडर का भंडारण किया गया था, ये प्रशासन की नाक के नीचे यहाँ से कुछ दूरी पर ही कोतवाली थाना है। यहाँ पे पुलिस की गश्त होती है, क्योंकि ये मुख्य रास्ता है, मेन मार्ग है यहाँ पे। यहाँ से जो है किस तरह से ये एक इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे बताया जा रहा है कि 200 सिलेंडर इस मकान में यहाँ रखे हुए थे, जो लगभग 40 सिलेंडर जो है यहाँ पे ब्लास्ट हुए हैं, एक एक करके जो है आसपास के घरों में भी, जिसके कारण जो है आग फैली है। और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ पे जिस तरह से अभी हम बात करते थे, नेता प्रतिपक्ष है और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं, इन्होंने यहाँ पे आग पे काबू पाने का प्रयास किया है। जी निशात, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो खंडवा में अवैध गैस गोदाम में भयंकर आग लगी। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों की घंटों मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर दिल्ली से, जहां कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 का पहला मरीज मिला है। 3 सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था, उसमें एक सैंपल में JN1 की पुष्टि हुई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसकी जानकारी दी। दिल्ली के अंदर हमने RT-PCR टेस्टिंग जो है शुरू कर दी है और लगभग 250 से 400 RT-PCR टेस्ट हमारे यहाँ रोज़ हो रहे हैं। कल की रिपोर्ट के अंदर 2 पॉजिटिव टेस्ट कोविड के हमारे आए हैं और टोटल नंबर ऑफ पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज हैं वो 4 से 5 हैं। कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। और मैंने अभी भी दोबारा अपने हेल्थ सेक्रेटरी को नोट भेजा है कि रोज़ की जो ये गिनती है वो दें और जो सैंपल्स हमारे पॉजिटिव हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट भी जो है वो रोज़ मुझे भेजें। और अगली खबर खेल जगत से जुड़ी हुई, कुश्ती संघ का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब भारतीय ओलंपिक संघ ने एक एडहॉक कमेटी बनाई है जो कुश्ती संघ से जुड़े मसलों को देखेगी। कमेटी का चेयरमैन भूपेंद्र सिंह बाजवा को बनाया गया है, वहीं इसके सदस्य MM सौम्या और मंजुषा कुंवर होंगे। ये फैसला खेल मंत्रालय के भारतीय कुश्ती संघ को सस्पेंड करने के बाद आया है। वहीं निलंबित भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह का कहना है कि वो एडहॉक कमेटी को खारिज करते हैं और सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे। अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो कानूनी विकल्प पर विचार करेंगे। और निलंबित भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय कुमार से बात की हमारे संवाददाता तनिष्क पंजाबी ने। मैं उनके एडहॉक कमेटी को नहीं मानता हूं। अच्छा। क्योंकि WFI एक स्वायत्त संस्था है जी, ऑटोनॉमस बॉडी है। ओके, ठीक है। अब अभी तो जो हमको पिछला था उसी के लिए बात नहीं हो पाई थी, तो अभी सरकार से हम बात करेंगे इसके बारे में जी। और अगर बात नहीं बनती है तो लीगल ओपिनियन लेके हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उसामा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नई एडहॉक कमेटी बनाने के बाद संजय सिंह, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, जिसमें उन्होंने इस एडहॉक कमेटी को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये कमेटी जो है वो पूरी तरह से इलीगल है। इनफैक्ट वो कहते हैं कि ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसको जो WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो ऑटोनॉमी है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि जितने भी अफिलिएट मेंबर हैं या एसोसिएट मेंबर्स हैं उन्हीं को जो है वो ये इस सारी एक्टिविटीज को गवर्न करने का जो है वो अधिकार है और वो उसको इंडिपेंडेंटली गवर्न करें, ऐसा उनका अधिकार है। वो ये भी कहते हैं कि चूंकि फ्री और फेयर इलेक्शन हुए हैं
और वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू इस पोस्ट पे चुन के आए हैं और उनकी टीम जो है वो चुन के आई है। तो इसलिए उनसे जो है इस तरह के सवालात, उस तरह का आईओए का ये नई एडहॉक कमेटी बनाना, ये जो है वो उन्होंने कहा है कि गलत है। वो इनफैक्ट ये भी कहते हैं कि आईओए जो है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, उसको जो WFI की जो डे टू डे फंक्शनिंग है उसमें जो है वो किसी तरह से जो है वो अड़ंगा नहीं डालना चाहिए। और इस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो कोर मेंबर्स हैं जो चुन के आई है, उसको अलाउ करना चाहिए कि वो अपना काम जो है वो पूरी तरह से, पूरी आज़ादी से कर सकें। इनफैक्ट वो एक 2018 का एक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का एक प्ली था हाई कोर्ट में, उसको भी रेफर करते हैं और वो कहते हैं कि हाई कोर्ट जो है वो उस नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की प्ली को देखते हुए उन्होंने कहा था कि जो आईओए है उसके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो एक एडहॉक कमेटी जो है वो बना सके जब आपके पास एक इलेक्टेड बॉडी है। सो संजय सिंह ने जो है वो ये सारी बात उस लेटर में कह के कहा है और इस लेटर को जो है वो भेजा है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि वो अगर इस लेटर का जो है वो कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आता है तो वो लीगल एक्शन भी जो है वो लेने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बातचीत में देश के कई हिस्सों से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थी जुड़े। साथ ही इस कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के सांसद और विधायक भी बड़ी संख्या में जुड़े। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक समय सीमा के भीतर पहुंचाना है। मुझे आगे के कुछ समय में देश भर में ये जो हमारी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो बहनें हैं, ये जो हमारी सब दीदियां हैं, उसमें से मैं कम से कम 2 करोड़ दीदी को लखपति बनाना चाहता हूं। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं। कांग्रेस की ये यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च तक चलेगी और मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाएगी। पूर्व से पश्चिम तक की कांग्रेस की ये यात्रा 14 राज्यों और 85 जिलों से गुजरेगी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे कांग्रेस के जनसंपर्क अभियान के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा निकाल रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी की पिछली यात्रा राजस्थान और मध्य प्रदेश होकर गुजरी थी, वहां क्या हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी को बार बार लॉन्च करने की कोशिश करती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा तो उद्देश्य अलग है। एक तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है, तो ये सैचुरेशन के लिए है। जिसको गैस नहीं मिला है तो जिसको मिला है, कभी कभी क्या होता है गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर विश्वास नहीं, क्योंकि विरासत में ऐसी स्थिति इन्होंने ऐसे करके रखा है कांग्रेस पार्टी ने। तो अभी तो हमने सैचुरेशन पर जाने के लिए, जिसको नहीं मिला है तो उसको दिलवाने के लिए, देने के लिए ये चल रहा है। तो उसको और इसका कंपैरिजन नहीं। लेकिन मैं राहुल गांधी को ये लास्ट टाइम भी बोला था चुनाव में, 2019 के चुनाव में, न्याय का एक 75,000 रुपये, लोग इनको बिलीव नहीं किया, पीपल डिड नॉट बिलीव। और ये बहुत बार तो विदेश यात्रा करते हैं, अभी तो ये बस यात्रा कर रहे हैं। लेकिन 2014 में ही लोग इनको बस करके बोला है, हिंदी में बस थे ना, बस करके बोला है, तो करने दो। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने बुधवार को मंदिर और उसके निर्माण से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी हैं। आपको बता दें, उन्होंने बताया कि 3 मंजिला राम मंदिर 70 एकड़ में बन रहा है। 20 एकड़ में निर्माण और 50 एकड़ में हरियाली होगी। ग्राउंड फ्लोर तैयार हो चुका है और फर्स्ट फ्लोर पर काम जारी है। मंदिर के चारों ओर दीवार बनाई जा रही है।
उस भूमि का मानचित्र है जो भूमि सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन से भारत सरकार ने ट्रस्ट को सौंपी और ट्रस्ट का गठन भी भारत सरकार ने किया। मंदिर ये नॉर्थ है, तो 70 एकड़ के नॉर्दर्न पार्ट में मंदिर बन रहा है। नॉर्दर्न पार्ट कितना नैरो है ये भी देख लीजिए, यहां कितना वाइड है, यहां कितना नैरो है। तो 70 साल से जो कोर्ट में लिटिगेशन है वो जिस प्लॉट नंबर का है वो प्लॉट नंबर यही है, इसलिए इसको नहीं छोड़ सकते थे। और अगली खबर कर्नाटक से। बेंगलुरु नगर निगम भाषा से जुड़े अपने एक आदेश के लिए नई सीमा तय करता है। हैरानी की बात यह है कि उसके आदेश के पालन के लिए एक कट्टरपंथी संगठन सड़कों पर उतर जाता है। इसके बाद जो कुछ भी होता है वो एक तरक्की पसंद शहर के लिए दाग से कम नहीं। भाषा के नाम पर हिंसा और गुंडागर्दी की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। कन्नड़ रक्षा वेदिके संगठन ने बेंगलुरु में जो हंगामा किया उससे शहर की ग्लोबल आईटी कैपिटल की छवि भी खराब हुई है। कट्टरपंथी संगठन केआरवी ने साइन बोर्ड की भाषा बदलने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया, लेकिन हजारों की तादाद में मौजूद उसके कार्यकर्ता हिंसक हो गए। अंग्रेजी नाम वाले साइन बोर्ड तोड़े जाने लगे, हुड़दंगियों ने पथराव किया और कई शोरूम को नुकसान पहुंचाया। हम शांतिपूर्ण जागरूकता अभियान चाहते थे, पुलिस के उकसाने से लोग हिंसक हुए। दरअसल बेंगलुरु नगर निगम ने साल 2018 के एक अपने आदेश पर दोबारा जोर दिया है, जिसके तहत सभी दुकानदारों को साइन बोर्ड पर 60% कन्नड़ भाषा के इस्तेमाल को कहा गया है। इसके लिए नई समय सीमा फरवरी तय की गई है। यहीं से भाषा विवाद शुरू हुआ। सिद्धारमैया की पिछली सरकार में भी बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन के हिंदी नामों को निशाना बनाया गया था। अब एक बार फिर उनकी सरकार पर गुंडागर्दी को ना रोकने का आरोप लगा है। हम लोगों को विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत दे सकते हैं, अपनी आवाज उठाने की इजाजत दे सकते हैं, लेकिन हिंसा करना, कानून अपने हाथ में लेना, तोड़फोड़ करना ये गलत है। इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी और शुड नॉट बी अलाउड। नगर निगम के आदेश के 2 दिन बाद ही शहर का ये हाल कर दिया गया। सियासत को इसका फायदा मिल सकता है, लेकिन ग्लोबल सिटी में कारोबार जगत के लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं। कर्नाटक में कन्नड़ा एक्टिविस्ट के प्रतिभटन का घोषणा पहले ही कर चुके थे, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंट तरीके से निकला था। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट से लेके पुलिस तक क्यों चुप रहे। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रतिभा रामन, बेंगलुरु से एडीटीवी इंडिया के लिए। और अगली खबर जयपुर से, जहां एक लड़की को बेरहमी से कार से कुचल दिया गया, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मंगेश मौके से फरार हो गया, जिसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना का सीसीटीवी सामने आया, जिससे हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने जानबूझकर लड़की की हत्या की थी। कल जवाहर सर्कल इलाके में किसी कमेंट को लेकर तू मैं भी हुई थी। फिरोजाबाद में वैगन आर की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। 34 साल के विष्णु ऑफिस के बाहर खड़े थे, तभी तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। घटना 3 दिन पहले की है और अब घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।
उत्तर भारत के कई शहरों में गुरुवार को घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बुधवार को भी काफी घना कोहरा था, जिस वजह से कई ट्रेनें और फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। गुरुवार को भी कई ट्रेनें और फ्लाइट रद्द हो सकती हैं। वहीं बुधवार को यमुना एक्सप्रेसवे पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां गुना में बस और डंपर के बीच टक्कर हुई। इसके बाद बस में जबरदस्त आग लग गई। इस हादसे में 10 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री ने बस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा भी की है। बॉलीवुड के सलमान खान का आज जन्मदिन है। वो 58 साल के हो गए हैं। जन्मदिन के मौके पर उनकी एक झलक के लिए हर साल उनके अपार्टमेंट के बाहर बड़ी संख्या में फैंस जुटे और उन्हें सलमान खान ने निराश भी नहीं किया। वो अपनी बालकनी में आए और फैंस का हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। फैंस इस दौरान जमकर नाच गा रहे थे।